आज से पहले आप रेशमा मीणा को चाहे सरड़ा की पूर्व प्रधान के तौर पर जानते हो या फिर एक ऐसे राजनीतिक चेहरे के तौर पर जिन्होंने 2018 में कांग्रेस से बागी होकर सलूम्बर से निर्दलीय विधायक के लिए चुनाव लड़ा था, मगर अब आज उनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो कांग्रेस की सलूम्बर उपचुनाव के लिए अधिकृत प्रत्याशी है। जी हाँ, लगातार जिस प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इस बार भी कांग्रेस रघुवीर मीणा की तरफ ही बढ़ती दिखाई दे, जिस प्रकार से उस क्षेत्र में रघुवीर मीणा का कद और प्रभाव है, लग रहा था या तो वो या फिर उनके परिवार से ही किसी न किसी को अवसर दिया जाएगा। इस उपचुनाव में उन्हीं की तरफ से कोई न कोई प्रत्याशी आगे बढ़ाया जाएगा। मगर कमाल की बात यह है कि कांग्रेस एक ऐसे चेहरे पर दाव खेल रही है जो 2018 में उन्हीं रघुवीर मीणा के खिलाफ बागी के तौर पर मैदान में दिखाई दी थी। और 2018 के जो समीकरण बने थे, जिसको रघुवीर मीणा 2018 में 21,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, उस वक्त तकरीबन 14,000 वोट रेशमा मीणा बागी प्रत्याशी के तौर पर ले गई थी। तब यहाँ से प्रश्न यह है कि क्या उस एक परिदृश्य के बाद अब सब कुछ ठीक ठाक है? क्या यहाँ से कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती दिखाई देगी? खैर, ये आगे आने वाले समय में स्पष्ट होगा। मगर रेशमा मीणा, जिनका खुद का प्रभाव भी काफ़ी अच्छा खासा दिखाई देता है, 2 बार प्रधान रह चुकी है, कांग्रेस के अलग अलग पदों पर नजर आई है, लगातार उस एक क्षेत्र में सक्रिय चेहरे के तौर पर जानी जा रही है, मगर उनकी प्रत्याशी के तौर पर घोषणा होते ही कुछ बगावती तेवर भी, कुछ बगावती स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। सरड़ा से ब्लॉक अध्यक्ष गणेश चौधरी अपना इस्तीफा भेज चुके हैं। बाकायदा उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने हमें पूर्व में चुनाव हरवाने का काम किया है, आज पार्टी उन्हें प्रत्याशी के तौर पर लाई है, इनके लिए हम काम नहीं कर पाएंगे। इस एक तल्ख और तीखे तेवर के साथ इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया गया है। तो ये तमाम जो उठापटक चल रही है, उस बीच इस उठापटक से कैसे निजात पाई जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ ऐसे ही तेवर भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मीणा ने दिखाए थे, मगर समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम चीज़ों को संभाल लिया था। अब वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी के साथ हूँ। कांग्रेस में क्या कुछ स्थितियाँ होती है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मगर जो सलूम्बर का चुनाव है, बड़े दिलचस्प हो गया है। तमाम चेहरे स्पष्ट हो गए हैं। जहाँ भारत आदिवासी पार्टी बहुत पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जो 2023 का चुनाव लड़े, उन्हीं जितेश कटारा को एक बार पुनः मैदान में न केवल उतारा गया है, बल्कि पुरजोर तरीके से जितेश मीणा उसे एक राजनीतिक रण में अपने लिए अवसर तलाशने में जुट गए हैं। लोगों का यह भी कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी कहीं न कहीं उस मुख्य चुनाव के बाद अब अपने उस प्रभाव को और भी बढ़ाती हुई दिखाई दे सकती है। जितेश कटारा की युवा चेहरा है, नॉमिनेशन आज उनका हो गया, तो उस एक दौर में अब ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी कि आखिर भारत आदिवासी पार्टी इस चुनाव को कितना रोचक बनाती है, वो मुकाबले को किस प्रकार से आगे लेकर बढ़ती दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी वही जो एक सहानुभूति का कार्ड, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी, तो पुनः स्वर्गीय विधायक अमृतलाल मीणा के परिवार से उनकी पत्नी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। शांता देवी मीणा इस एक चुनाव में प्रत्याशी होगी। हालांकि उन्हें भी राजनीतिक अनुभव है, उनके पुत्र वो भी लगातार सक्रिय थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अवसर वो भी अपने लिए तलाशेंगे सहानुभूति के सहारे। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो कुछ समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ दिखाई देते हैं। वैसे भी सलूम्बर वो एक सीट है जो इस उपचुनाव की 7 सीट में से एकमात्र सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आई थी। तो भाजपा चाहेगी कि जो उनके हिस्से आई थी वो उनके हिस्से बनी रहे, तो उसके लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे सलूम्बर में आगे आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो ये एक पूरी की पूरी जो एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट के लिए माहिर मानी जाती है, वो मैनेजमेंट भी बाकायदा सलूम्बर में हमको देखने को मिलेगा। उसकी शुरुआत नरेंद्र मीणा को अपने पाले में लाने लेकर अलग अलग समीकरणों को साधने को लेकर होती दिखाई दे रही है। और आखिर आते आते बात कांग्रेस की चीज़ें लगातार बीते 2 दशक से कोई ज़्यादा अच्छी रही नहीं है। हालात कोई ज़्यादा बेहतर कांग्रेस के लिए इस क्षेत्र में दिखे नहीं हैं। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में, हालांकि पहले रघुवीर मीणा ने जरूर यहाँ कुछ सफलताएं प्राप्त की थी, मगर बीते कुछ चुनाव से तो हालात बड़े ही विकट दिखाई देते हैं। अमृतलाल मीणा लगातार इस सीट पर अपना एक प्रभुत्व कायम किए हुए थे। रघुवीर मीणा लगातार जो परास्त खेमा था उसमें खड़े दिखाई देते थे। अब इस बार तो रघुवीर मीणा भी सामने नहीं है, अब उनकी जगह रेशमा मीणा है। तो ऐसे में रघुवीर और रेशमा की क्या कुछ आगे रणनीति रहती है, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि रेशमा मीणा प्रत्याशी के तौर पर भले ही हो, मगर रघुवीर मीणा के प्रभाव को कमतर नहीं आंका जा सकता है। कांग्रेस को अगर इस चुनावी मुकाबले में मजबूती से बना रहना है, तो फिर रघुवीर मीणा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही होगा। तो ये जोड़ी, ये जुगलबंदी कांग्रेस को किस प्रकार से आगे चुनाव लड़ती दिखाई देती है, या फिर खेमे एक दूसरे से नज़रें चुरा कर, नज़रें बचा कर आगे बढ़ते दिखाई देंगे, या फिर पर्दे के पीछे की खींचतान कुछ न कुछ नकारात्मक या अलग प्रकार का प्रभाव धरातल पर लाती दिखाई देगी। ये तमाम समीकरण किस प्रकार से बनते हैं, कांग्रेस के लिए जो सबसे पहली चुनौती है वो कांग्रेस को एकजुट बनाए रखना है, और उसके बाद भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की इस जंग में अपने आप को मजबूती से
उतार कर मजबूती से मुकाबले में बनाए रखने की जद्दोजहद रहेगी। तो तमाम समीकरण आगे आने वाले समय में और भी स्पष्ट होते दिखाई देंगे। बहरहाल कांग्रेस ने एक बड़ा कदम खेला है, महिला चेहरे के बतौर रेशमा मीणा को वो भी अपने महिला चेहरे के तौर पर लाई है। जितेश मीणा इन दो महिलाओं के बीच में कोशिश करेंगे कि बाजी भारत आदिवासी पार्टी के हिस्से आ जाए। शांता मीणा चाहेगी कि पति की उस विरासत को आगे बढ़ाया जाए। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इस सलूम्बर के समीकरण में आपको क्या क्या महसूस होता है, वो तमाम चीज़ें भी हमें भेजिए, मैं कोशिश करूँगा उनके सहारे भी एक विश्लेषण लेकर आऊँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।